नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तान के नक्शे पर कश्मीर का जो पूरा हिस्सा आप देखते हैं वह है तो भारत का हिस्सा, मगर फिलहाल पूरे भारत के कब्जे में नहीं है। कश्मीर के दाईं तरफ का करीब आधा हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है और बाईं तरफ का आधा हिस्सा चीन ने कब्जा रखा है। भारत और पाकिस्तान में तो खैर कश्मीर को लेकर विवाद शुरू से जारी है, मगर चीन का भारत में क्या दखल? आखिर चीन ने क्यों भारत के हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ है? क्यों चीन अक्साई चीन, जिसे गलवान घाटी भी कहते हैं, वहां हमेशा घुसपैठ की कोशिश करता रहता है? तो आइए आज तफसील से इस पूरे मसले को समझते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पर इस हिस्से को अमूमन लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, मगर लद्दाख से लगा ये इलाका गलवान वैली के नाम से भी जाना जाता है और मौजूदा भारत चीन विवाद भी इसी गलवान घाटी में। तो इस गलवान वैली का सच है क्या? क्यों चीन इसे अपना और भारत अपना हिस्सा मानता है? इस घाटी का नाम गलवान पड़ा कैसे और वो गुलाम रसूल कौन है जिनका नाम बार बार इस विवाद के दौरान सुनने में आता है? इन तमाम सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में छुपे, जिसे पलटने के बाद ये सच भी सामने आ जाएगा कि आखिर इस गलवान घाटी का असली हकदार है। कल 5 मई से चीन के सैनिक लगातार हिंदुस्तान के इस हिस्से में रह रहकर घुसपैठ करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौजूदा विवाद इस इलाके के जिन 2 हिस्सों में है, उनमें एक गलवान घाटी है और दूसरी है पेंगोंग लेक। चीन और भारत के विवाद की जड़ में जाने के लिए आपको इस नक्शे को गौर से समझना होगा। इस नक्शे पर आपको ये 4 रंग की लाइनें दिखाई दे रही होंगी, लाल, हरी, नीली और ये ग्रे कलर की धारीदार लाइन। तो सबसे पहले आते हैं इस लाल लाइन पर। ये लाल लाइन वो है जिसे चीन 1962 में भारत से हुई जंग के बाद से अपना हिस्सा मानता है और दावा करता है कि यही वो LAC है जो भारत और चीन को अलग करती है। जबकि भारत ने 62 के युद्ध के बाद यथास्थिति की शर्त पर युद्ध विराम का समझौता कर लिया था, जो आप इस नक्शे में हरे रंग की लाइन में देख रहे हैं। हालांकि भारत तकनीकी रूप से अपनी सीमा को इस नीले रंग की लाइन तक अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए जब भी आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें यह हिस्सा भी हमारी सीमा में शामिल होता है। और ग्रे कलर की ये धारीदार लाइन वो एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण चीन ने तकनीकी तौर पर भारत के हिस्से में किया हुआ है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। तो अब आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। यह आखिर है क्या? LAC के बारे में जानने से पहले आप बस इतना जान लीजिए कि लाइन नक्शे पर तो है मगर जमीन पर नहीं, और ये विवाद सैकड़ों साल पुराना है। कहानी की शुरुआत दरअसल होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, और तब चीन से भारत की ये सीमा लगती ही नहीं थी, क्योंकि तब भारत और चीन के बीच में तिब्बत की सीमा थी। ये 3 जुलाई 1914 को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुए सीमा समझौते के बाद का नक्शा है। इसमें तवांग, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, उसे भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। हालांकि तब यहाँ अलग अलग राजवंश हुआ करते थे, जिनके साथ अंग्रेजों ने समझौता कर उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA का नाम दिया था, जिसका नाम 1972 में बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। कल वापस आते हैं मैकमोहन लाइन समझौता या फिर शिमला सम्मेलन। 3 जुलाई 1914 को शिमला में तब के ब्रिटिश इंडिया, चीन और तिब्बत के बीच सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सर हेनरी मैकमोहन लीड कर रहे थे। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि इस सम्मेलन में चीन सिर्फ इस हैसियत से शामिल हुआ था क्योंकि तब उसकी सीमा भारत के K2 पर्वत श्रृंखला के हिस्सा से मिलती थी। हालांकि आजादी के बाद पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1963 में इसे चीन को तोहफे में भी दे दिया, और उधर PLA यानी चीनी सेना ने जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब भारत के साथ जिस 3488 किलोमीटर की सीमा को लेकर चीन अक्सर बखेड़ा खड़ा करता है, वो तो असल में उसकी थी ही नहीं। शिमला समझौता प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था, लिहाजा वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हालात बदलने लगे तब साल 1937 में ब्रिटिश इंडिया के अंडर सेक्रेटरी CU एचिसन ने एक किताब लिखी। इस किताब में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हुई संधियों और समझौतों का आधिकारिक कलेक्शन था। इसमें नई जानकारियां भी अपडेट हुई और मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई। कागज के नक्शे पर लाइन खींचकर 1914 में हुआ मैकमोहन लाइन का यह समझौता दरअसल बिना इस बात को ध्यान में रखे हुआ था कि बीच में कहां नदी, कहां घाटी और कहां पहाड़ है, और 1937 में इसे मान्यता भी मिल गई। हालांकि जमीन पर ऐसा कोई सरहदी निशान खींचा ही नहीं गया था और मुश्किल हालात होने की वजह से तब कोई बॉर्डर फोर्स भी तैनात नहीं हुई।
तब तक मामला सिर्फ आपसी समझबूझ से ही चल रहा था। फिर कुछ साल बाद यानी 1947 में भारत आजाद हो गया। इधर भारत आजाद हुआ और उधर चीन की कम्युनिस्ट ग्रुप ने सत्ता पर काबिज होकर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी। बस भारत के साथ चीन के सीमा विवाद की कहानी इसी के बाद शुरू होती है। मैकमोहन लाइन के दोनों तरफ सत्ता का परिवर्तन हो चुका था और सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसके तहत चीन ने पहले तिब्बत के दो अलग अलग गुटों को आपस में लड़वाया और फिर 1950 आते आते उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि पहले तो तिब्बत की सुरक्षा के नाम पर चीन ने 1950 में तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट किया और फिर धीरे धीरे उन्हें ही सत्ता से बेदखल कर दिया। अपनी जान खतरे में देखते हुए 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी और तब से लेकर आज तक दलाई लामा और तेंजिंग ग्यात्सो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिए हुए, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने तिब्बत को ड्रैगन के चंगुल से फिर से आजाद करा सकेंगे। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो भारत और चीन के बीच असली सीमा विवाद की शुरुआत होती है तिब्बत के पूरी तरह से कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में चले जाने के बाद। इधर दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो अपनी सत्ता खो चुके थे और उधर चीन ने तिब्बत को अपना इलाका मानते हुए विदेश नीतियों से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि इस काम की शुरुआत उसने इतने गुपचुप तरीके से किया कि भारत को तब इसकी भनक तक नहीं लगी थी। आजादी मिलने और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद अभी देश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू ही हुआ था कि चीन ने हिंदुस्तान के नक्शे पर बने इस इलाके में अपनी शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत 1958 में हुई जब अक्साई चीन को काराकोरम और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जोड़ने के लिए चीन ने यहाँ सड़क बनाने की शुरुआत की। चीन चोरी छुपे सड़क बना रहा था, लेकिन इसकी खबर लगते ही भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, मगर चीन ने इसे अपना इलाका बताते हुए उस मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच समझौते के बाद तय हुई थी। चीन की दलील थी कि तब वो इस इलाके को लेकर हुए समझौते में दोनों देशों के बीच 1959 में पहला विवाद पश्चिमी सेक्टर में उस वक्त हुआ जब चीन मैकमोहन लाइन से इनकार करने के बाद अपनी बनाई LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात करना चाहता था, मगर न तो साल 1959 में और न ही 62 में भारत इसे मानने को तैयार हुआ। भारत अभी भी मैकमोहन लाइन पर ही कायम है। चीन एक तरफ अक्साई चीन के गलवान घाटी और पेंगोंग लेक पे घुसता चला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो चाहता था कि तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश भी उसका हिस्सा बन जाए। बात बिगड़ते बिगड़ते जंग की नौबत आ गई और 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। एक तरफ उसने अक्साई चीन पर कब्जा जमाया तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल में घुसपैठ कर, मगर तवांग यानी अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति जो पूरी तरह से भारत के पक्ष में थी, लिहाजा जंग जीत कर भी चीन तवांग से पीछे हट गया। 1 महीने तक चले इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक चीन गलवान घाटी और आधी से ज्यादा पेंगोंग लेक पर कब्जा जमा। 1962 से लेकर अब तक गलवान घाटी में हालात जस के तस बने हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर गलवान घाटी का मसला सुलझेगा कैसे? तो इसके लिए हमें फिर से इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। इन पन्नों में एक नाम बार बार आता है और वो नाम है गुलाम रसूल गलवान का। वो आदमी जिसके नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा, गलवान घाटी। गुलाम रसूल गलवान को दरअसल एक गाइड कहा जा सकता है जिन्हें लद्दाख का कोना कोना पता था। गुलाम रसूल गलवान डोगरा राजवंश की नौकरी किया करते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में 1899 में गलवान नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवान ने ही किया था, इसीलिए नदी और उसकी घाटी को गलवान बोला जाता है। वो उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेंगो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। दरअसल कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले समुदाय को बोला जाता है। कश्मीर के बड़गाम में आज भी गलवानपुरा नाम का एक गाँव है। गुलाम रसूल गलवान का मकान आज भी लेह में मौजूद है, जबकि गुलाम रसूल की मौत 1925 में ही हो गई थी। फॉरसेकिंग पैराडाइज स्टोरी फ्रॉम लद्दाख नाम की किताब के मुताबिक ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस यंग हस्बैंड को हिमालय पर्वत श्रृंखला की यात्रा कराते हुए गुलाम रसूल गलवान 1885 में लेह आए थे। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने इस इलाके को बहुत करीब से जाना। यह इस किताब के उस चैप्टर की तस्वीर है जिसमें गुलाम रसूल गलवान ने एक जगह पर लिखा है
कि तब भी कैसे चीनी सिपाही भारत की सीमा में जबरन घुसने की कोशिश किया करते थे। जब हम लोग कैंप में लौटे तो हमने देखा कि हमारे कैंप के सामने कुछ चीनी सिपाहियों ने अपना सराय बना लिया था और वो हमारे साहिब को मारने लगे। हम काफ़ी गुस्से में थे। तभी हमारे साहिब ने हमें ऑर्डर दिया कि इन चीनियों को मारो। हमने टेंट के पोल और कश्मीरी छड़ियों से चीनी सिपाहियों को पीटना शुरू कर दिया और तब एक चीनी अधिकारी आया और उसने हमारे साहिब से माफ़ी मांगी। फिर साहिब के कहने पर हमने उन्हें छोड़ दिया। गुलाम रसूल गलवान की जीवनी समेत ऐसी कई किताबें हैं जो लद्दाख के इतिहास और यहाँ चीनियों की हिमाकतों को बयान करती हैं। लिहाजा तथ्यों पर अगर बात हुई तो चीन हार जाएगा। इसीलिए वो घुसपैठ कर और एलएसी में छेड़छाड़ कर भारतीय इलाकों में कब्जा करने की फिराक में रहता है। लोकेंद्र सिंह और फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। जिस इलाके में ना खेती होती है और ना ही कोई रहता है, यहाँ तक कि वहाँ तो इंसानों का जाना भी मुश्किल है, फिर वो इलाका इतना अहम क्यों है? चीन और भारत के बीच सीमा का कोई नक्शा नहीं और ना ही कोई हदबंदी है, बल्कि सीमा पर मौजूद सैनिकों ने आपसी समझ से ही एलएसी बना रखी है। यानी जो कुछ है वो बस कागजों पर है। लिहाजा अक्सर टकराव होता रहता है, खासकर गलवान घाटी में। अक्साई चीन और लद्दाख के बीच की ये जगह जितनी चीन के लिए अहम है, उससे ज्यादा भारत के लिए जरूरी है। भारत की कोशिश इस गलवान वैली को हर हाल में बचाने की इसलिए है क्योंकि यहाँ शौक दौलत बेग ओल्डी रोड काराकोरम रेंज में तैनात भारतीय जवानों तक सप्लाई पहुँचाने के लिए बहुत अहम है। जाहिर है, गलवान वैली में अगर चीनी सैनिकों का दखल बढ़ता है तो काराकोरम रेंज में तैनात भारतीय सैनिकों को मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा ये इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से भी बेहद अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। सवाल यह है कि जब मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच सिर्फ अक्साई चीन या लद्दाख में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक की 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद है, तो आखिर दोनों देश मिलकर एक नक्शा तय क्यों नहीं कर लेते? हालांकि ये सही है कि 62 की जंग के बाद चीन ने एलएसी बनाई, मगर भारत ने उसे औपचारिक तौर पर मंजूरी साल 1993 में ही दी, वो भी इस शर्त पर कि सीमा पर शांति बरकरार रखी जाएगी। मगर चीन तो चीन है, वो कब अपनी हरकतों से बाज आ सकता है? हालांकि भारत ने कई बार कोशिश की कि चीन से लगने वाली सीमा के लिए नक्शा तैयार किया जा सके, मगर चीन ही हर बार इससे बच निकला। इस सीमा विवाद को लेकर साल 2005 और 2013 में 2 बार बीडीसीए यानी बॉर्डर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी तैयार हुआ, मगर चीन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो लगातार अक्साई चीन और अरुणाचल में एलएसी के प्रोटोकॉल तोड़ता जा रहा है। फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।